हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छे से जो है आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग का। हम लोग का ये थर्ड पार्ट है और मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था कि मैं खलील्स डायलेमा आप लोग को बता दूंगा। लेकिन मैंने रीड किया ऐसा, जो देखिए वो हमारे तो एग्ज़ाम में फर्स्ट तो एग्ज़ाम में आता नहीं है ना। और उसको पढ़ के टाइम वेस्ट करने का मतलब भी नहीं है। वो दो दोस्तों की कहानी है, बाइक पे चल रहे हैं तो लेबनान देश की कहानी है कि वहाँ पे मतलब एथनिसिटी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब किस समाज का प्रेसिडेंट है, किस समाज का पीएम है, तो ऐसा क्यों है, इससे अलग भी क्यों नहीं हो सकता था, उसी पे थोड़ा सा डिस्कशन है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अपना अगला टॉपिक कवर करते हैं। और अगला टॉपिक क्या है हमारे पास अगला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मतलब कि कितने प्रकार से जो है एट हाउ मेनी टाइप्स वी कैन शेयर आवर पावर, है ना। हम लोग अपने पावर को, मतलब सरकार अपने पावर को कितने प्रकार से जो है शेयर कर सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ देख रहे हैं हम लोग। तो लेट्स मूव लाइन बाय लाइन। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power। देखो ये आइडिया कहाँ से आया पावर शेयरिंग का, इसलिए आया, ये आइडिया ऐसे आया पावर शेयरिंग का कि क्या होता था कि जो पॉलिटिकल पावर होती थी ना, वो एक ही के हाथ में होता था, जो कि अनडिवाइडेड होता था, है ना। अब सारा पावर एक आदमी के हाथ में रहेगा तो ये बहुत अच्छी बात तो है नहीं। इसीलिए जो आइडिया आया वो मतलब अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के अपोजिशन के खिलाफ आया, है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल द पावर ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लॉक्टेड एट वन प्लेस। कह रहे हैं कि बहुत समय के लिए ये सोचा जाता था या ये ऐसा होता था, ऐसा माना जाता था, है ना। इट वॉज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता था कि जो पावर होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का जो पावर होना चाहिए, पूरा पावर होना चाहिए, वो किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सनस के ही हाथ में होना चाहिए, है ना। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टू इन्फोर्स दैम। ऐसा माना जाता था इफ द पावर विल बी डिवाइडेड अमंग मेनी पीपल सो द क्विक डिसीजंस विल नॉट बी टेकन, है ना। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेना होगा तो नहीं ले पाएंगे। अब क्विक डिसीजन इसलिए नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग के हाथ में पावर होगा तो सबकी सहमति होनी चाहिए और तब जाके कोई बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये वाली बात थी। बट दिस नोशंस हैव चेंज विद द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन नोशंस मतलब क्या होता है, ये भावना, मतलब ये जो सोचने की, मतलब ये जो ऐसा सोच था, है ना, जो जैसा ये सोच था वो सोच उनका बदल गया जैसे जैसे डेमोक्रेसी का एमरजेंस हुआ। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्सेस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। देखिए बेसिक जो प्रिंसिपल है ना डेमोक्रेसी का, एक ऐसा है कि जो पीपल होते हैं, देखिए वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्सेस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जो पीपल है ना वही क्या है, पॉलिटिकल पावर के सोर्सेज हैं, दैट इज़ वेरी गुड। पीपल ही वोट देते हैं डेमोक्रेटिक में, तो क्या बनता है, पीएम या सीएम जो भी ऐसा है वो लोग अपना पद को संभालते हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि जो पीपल होता है वो सोर्स होता है डेमोक्रेसी का, ठीक है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में जो पीपल होते हैं ना वो सेल्फ गवर्नमेंट जैसा रहता है उनके पास, मतलब सही में उन्हीं की सरकार होती है। सेल्फ गवर्नमेंट इन द सेंस कि हमने वोट दे के आपको पीएम बनाया, अगली बार हम ही वोट दे के आपको क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बनाएंगे। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। अब जहाँ पे देखिए एक गुड डेमोक्रेटिक देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, डेमोक्रेसी जहाँ पे सिर्फ नाम के लिए नहीं है, वहाँ पे क्या होता है कि डाइवर्स ग्रुप जो वहाँ पे रहते हैं, मतलब एथनिक्स लोग रहते हैं, जो उनकी इज्जत की जाती है, उनकी जो व्यूज़ हैं वो सोसाइटी में मतलब माना जाता है, ऐसा बात कह रहा है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। सबके पास क्या होता है, अपना एक विचार होता है पब्लिक पॉलिसीज को लेकर, है ना। एंड देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। और यही कारण है कि डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पावर होता है, मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे पॉलिटिकल पावर क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जितने आदमियों के अंदर, मतलब जितने पीपल, जितने सिटीजन्स के अंदर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ताकि जो क्या है ट्रांसपेरेंसी बना रहे हमेशा। एक आदमी इस डिसीजन को लेने के लिए, मतलब एक आदमी के डिसीजन पे पूरे इंडिया को तो नहीं ला सकते ना, या किसी भी देश को। तो एक आदमी मतलब हो सकता है कि वो बहुत अच्छा सोचता है लेकिन उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पाएगा जितना 130 करोड़ मिलके इंडियन सोच पाते हैं। तो एक आदमी की सोच से पूरी देश जो है नहीं चल सकती, इसीलिए पावर को डिवाइड किया जाता है। हर कम्युनिटी के
लोग इंक्लूड होते हैं, पावर दिया जाता है ताकि हर कम्युनिटी की भलाई उसमें हो सके और हर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव जो है अपने तौर तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सके। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। अब देखो मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग जो है वो बहुत तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। तो चलिए देखते हैं कि जो अभी तक हमारे पास पावर शेयरिंग के जो बहुत मोस्ट कॉमन फॉर्म्स है उसको वन बाय वन देखते हैं और उसके बाद क्या हो सकता है उसको भी देखते हैं। तो चलिए देखो पहला है हमारे पास पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर जो होता है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन होता है, तो हर ऑर्गन का अलग अलग काम होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमें पता है कि लीवर जो है बाइल जूस वगैरह देता है और हमारे स्टमक का डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन का काम है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है कि वो वेस्ट मटेरियल को, जो बचा हुआ है वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब करके फिर बाकी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाले। तो हर एक का अपना काम है। जो हमारे पास हार्ट है उसका ब्लड पंप करने का काम है, जो लंग्स है उसको ऑक्सीजन और CO2 का ये एक्सचेंज करने का काम है। तो हर ऑर्गन का अलग अलग काम है। तो इसी तरह गवर्नमेंट में भी क्या हुआ, पावर को अलग अलग ऑर्गन्स में बांट दिया, मतलब अलग अलग ऑर्गन्स इन द सेंस कि अलग अलग डिपार्टमेंट को दे दिया गया, सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और वो डिपार्टमेंट कौन से थे, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया एंड जुडिशियरी होगा। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। अब क्या है कि ये जो गवर्नमेंट हम लोगों ने बांटा है, मतलब ये पावर जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांटा है, वो क्या होता है, वो मतलब ये अलाउ करता है कि जितने भी गवर्नमेंट है हमारे पास, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है जिनके पास पावर है ना, वो अपने पावर को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अब उनकी कम्युनिटी या इंडिया के बेनिफिट के लिए। सच ए सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। और सेपरेशन ये बयां भी करता है, देखिए सेपरेशन ये कहता है कि पावर को यूज़ कर सकते हैं जिनको दिया गया है, लेकिन सेपरेशन ये भी कहता है कि नॉन ऑर्गन, मतलब एक ही ऐसा ऑर्गन जिसको पावर दिया गया, ऐसा नहीं है कि वही मतलब बहुत ज़्यादा पावर को यूज़ करेगा, उसको क्या है सोसाइटी के बिहेवियर के हिसाब से अपने पावर को क्या करना है, यूज़ करना है। तो ये भी बात है। दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। और यही कारण है कि ये क्या है, ये मतलब पावर शेयरिंग जो है ना, ये पावर को बैलेंस करके रख रहा है हर इंस्टीट्यूशंस में, हर डिपार्टमेंट में। लास्ट ईयर वी स्टडी दैट इन डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास भी जो पावर होता है ना, वो अपने पावर को यूज़ करने के लिए जो है पूरा मतलब फ्री है ना, और उनकी भी जवाबदेही, मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और वो भी क्या है, पार्लियामेंट को जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या स्टेट असेंबली को जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। और यही कारण है कि देखो जजेस होते हैं ना, वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट होते हैं। जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। अब जज का क्या काम है, जुडिशियरी का क्या काम है कि ये पहले तो जज एग्जीक्यूटिव द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है। ये जज का काम है कि वो चेक द फंक्शनिंग, जो एग्जीक्यूटिव और जो लॉज है ना, जो लेजिस्लेचर द्वारा बना है वो सही है या वो सही तरीके से या सही ढंग से वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहे हैं, मतलब उस जगह पे कि नहीं, ये चेक करने का काम कौन करेगा, जुडिशियरी करेगा, मतलब जज करेगा। एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड, और इसी अरेंजमेंट को चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कहा जाता है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। मैं बता दूं थोड़ा सा क्या होता है। देखिए जैसे कि हमारे पास गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट जो है हमारे 3 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है। ये लेजिस्लेचर हो गया, ये एग्जीक्यूटिव हो गया और ये जुडिशियरी होगा। क्या होता है पता है, लेजिस्लेचर को विधायिका कहते हैं। विधायिका मतलब क्या है, नए नए नियम कानून बनाने का काम किसको दिया गया है, लेजिस्लेचर को दिया गया है। इसमें MP MLA सब लोग होते हैं, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव कौन होता है, देखो एग्जीक्यूटिव भी 2 टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और मतलब पॉलिटिकल टेम्पररी एग्जीक्यूटिव और नॉन पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब पॉलिटिकल टेम्पररी एग्जीक्यूटिव में पता है कौन आते हैं, वो लोग आते हैं जो कि मिनिस्टर्स होते हैं। कौन होते हैं, मिनिस्टर्स। अब जो लॉ बन गया है लेजिस्लेचर द्वारा, विधायिका द्वारा, उसको इम्प्लीमेंट जो है वो कौन कराता है, मिनिस्टर्स भी कराते हैं। मिनिस्टर ही ऑर्डर देता है किसको, DM। और जो नॉन पॉलिटिकल परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है वो DM लोग होते हैं, SP होते हैं।
तो ये मिनिस्टर्स लोग डीएमएसपी को ऑर्डर देते हैं कि ये जो लॉ बना है वो आप अपने एरिया में क्या करिए, इसको इम्प्लीमेंट करवाइए। अगर जो लॉज देखिए जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाया है और उस कानून को एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट करा रहा है, अगर वो कानून गलत है तो उसको जुडिशरी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, चेक एंड बैलेंस चेक कर सकती है, उसको बैलेंस कर सकती है, मतलब चेक कर सकती है कि ये लॉ सही है या नहीं। ऑल्दो एग्जीक्यूटिव द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट होता है, जो हमारे पास प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, है ना, तो प्रेसिडेंट द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है। तो जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव जो लॉज बनाते हैं, लॉज इम्प्लीमेंट कराते हैं, उसी लॉज को चेक करने का काम सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि देखिए जो अपॉइंट करता है उसी की लॉज को चेक करेगा, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट को बदल नहीं देगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चेंज नहीं कर देगा। तो बाबू ये बहुत मतलब कठिन चीज़ होती है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है सुप्रीम कोर्ट के जज को बदलना है, हाई कोर्ट के जज को, है ना, इम्पीचमेंट लेके आना होता है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। 2/3 मेंबर्स का जो है वहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों से, ठीक है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा कठिन है, जो कि हुआ नहीं अभी तक, ऐसा इम्पीचमेंट देखने को मिला नहीं है ना, किसी जज के खिलाफ। तो यही बात है, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेटर क्या बनाता है, कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कानून को इम्प्लीमेंट कराता है। अगर वो कानून चेक करने की बारी आती है तो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी उसको चेक करता है। तो गवर्नमेंट हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में इस तौर पे क्या है, डिवाइडेड है। अब होप कि आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत बखूबी क्लियर हो गया होगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के प्रति, और अपना अगला टॉपिक है क्या, देखिए, पावर्स कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब पावर जो है ना, गवर्नमेंट में अलग अलग लेवल पे भी, अलग अलग डिपार्टमेंट बता दिया ना, अब अलग अलग लेवल पे भी डिवाइड हो सकता है। जैसे कि ये एक दूसरे लेवल हो गया, जैसे ये सेंट्रल लेवल, ये स्टेट लेवल, है ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो पावर जो है अलग अलग लेवल पे डिवाइड हो सकता है। कैसे, जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। अब देखो पावर जो है एंटायर कंट्री के बेसिस पे भी डिवाइड हो सकता है, मतलब शेयर हो सकता है, और रीजनल लेवल या प्रोविंशियल लेवल, जिसको हम लोग स्टेट लेवल कहते हैं, उस लेवल पे भी जो है पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। अब देखो ऐसा गवर्नमेंट है ना, जनरल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, जो कि पूरे देश के लिए काम करता है, उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में उसको सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। द गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, अब जो गवर्नमेंट काम करती है प्रोविंशियल लेवल पे या रीजनल लेवल पे, बाय डिफरेंट नेम, अलग अलग नामों से, अलग अलग नाम, देशों में अलग अलग उसका नाम चलता है। इंडिया में अगर बात करें, एक मिनट, अगर हम लोग इंडिया में बात करें कि इंडिया में क्या नाम चलता है उन लोग का, तो मैं बता दूं, वी कॉल दैम स्टेट गवर्नमेंट। हम उनको क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। एंड दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। और ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हर कंट्री में हो, है ना, हो सकता है कि कहीं सिर्फ सेंट्रल ही गवर्नमेंट ही हो, स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे कुछ भी ना हो, है ना। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। अब ऐसे बहुत सारे ऐसा कंट्रीज है, देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर इज नो provincial or state government in our world. Now but in those countries like ours where there are different levels of government, लेकिन उन कंट्री में क्या होता है, हमारे कंट्री की तरह अलग अलग लेवल पे क्या है, गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, तो वही अपना काम कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, और यही हुआ बेल्जियम में, बट रिफ्यूज इन श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका ने इस बात को नकार दिया। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, और इसी पावर को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं आगे। The same principle can be extended to levels of government lower than the state government. अब देखो क्या आता है, और भी पावर्स को डिवाइड किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी, है ना, पावर्स को डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग लेवल पे। देखिए क्या है, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी को दिया जा सकता है पावर, पंचायत लेवल पे भी पावर को दिया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ प्रधान होते हैं, मुखिया होता है, पार्षद होते हैं, तो इनको भी बहुत ज़्यादा पावर जो है आप लोग को, उनको दिया गया, आप लोग को पता है। लेट अस कॉल द डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। चलिए एक बार देखते हैं कि जो पावर ऑफ डिवीजन है हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कैसे बाइफरकेटेड है ना। वी शैल स्टडी दिस एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर, और ये बात जो है हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ेंगे कि कैसे जो है पावर को डिवाइडेड किया गया है हायर लेवल गवर्नमेंट और लोअर लेवल गवर्नमेंट में, लेकिन बाकी सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखिए अब क्या कह रहा है, पावर जो है ना अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी शेयर किया जा सकता है। कैसे, सच एज जो रिलीजियस ग्रुप हो गए, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गया,
कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गया, जैसे कि हम बेल्जियम में बेल्जियम जो है इसका एक गुड एग्जाम्पल है। देखिए बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी था, जो कि किस बेसिस पे, जो जब एजुकेशन के मामले पे या कल्चर के मामले पे जब क्या लेने होते थे, डिसीजंस लेने होते थे, तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट ही लेती थी। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट में वो मतलब पर्टिकुलरली उसी मतलब कम्युनिटी के लोग जो है मिनिस्टर बना करते थे या मेंबर हुआ करते थे। तो ये बात थी। In some countries there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration। कह रहा है देखिए कुछ कंट्रीज में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल के तौर पे अगर बात किया जाए या लीगल अरेंजमेंट्स वहाँ किया गया है ताकि वीमेन जो है वो लेजिस्लेचर या एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि वीमेन की जो कंडीशन है हमें पता है कि बहुत ही ख़राब है। वीमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ कंट्रीज ने लीगल तौर पर या उनके संविधान ने पहले से ये हक दिया है कि औरतों को इतना सीट वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन या लेजिस्लेचर में हमें मिलना चाहिए। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशंस इन असेंबलीज। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होती है। अब मैंने हर जगह बताया है कि हमारे इंडिया में 33% क्या है, रिजर्वेशन है वुमेन को हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में, है ना। मतलब पॉलिटिकल तौर पर अगर बात करूँ तो ये चीज़ मैंने लास्ट ईयर 9th वालों को बताया था है ना। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट, हमारे कंट्री के पार्लियामेंट में भी ऐसा रिजर्वेशन है, आप लोगों को पता है, वही मैं बता रहा हूँ 33%। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स। और ये जो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन है पावर डिवीजन का वुमेन को लेकर, ये एक अच्छी बात है। और ये हमारे यहाँ गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन या डाइवर्स सोशल ग्रुप को क्या करता है ना, ये मतलब अलग जैसा महसूस नहीं होने देता उनको। मतलब जो भी हमारे पास थोड़े बहुत सोशल क्लास के लोग हैं, डाइवर्स क्लास के लोग हैं, वो सभी का उसमें पार्टिसिपेशन रहेगा गवर्नमेंट में, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और उनके अगर उस समाज के रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में रहेंगे तो सभी को ऐसा लगेगा कि ये हमारा भी यहाँ पे हक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के अगर कोई भी लोग अगर गवर्नमेंट में नहीं है तो अपने आप को एलिनेटेड समझेंगे, मतलब अलग समझेंगे, अपने से अलग समझ लेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये एक सिविल वार का कारण भी हो सकता है। श्रीलंका इज द बेस्ट एग्जाम्पल, यू नो। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज ए फेयर शेयर इन पावर। और ये मेथड इसलिए अपनाया गया ताकि किसी माइनॉरिटी ग्रुप को, माइनॉरिटी ग्रुप में कह सकते हो कि विमेन भी माइनॉरिटी ग्रुप ही तो है ना। माइनॉरिटी ग्रुप या हमारे पास मुस्लिम्स जो है, क्रिश्चियंस है, तो जो बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी ग्रुप है उनको एक फेयर शेयर दिया जाए पावर में उनको भी एक ऐसा पावर दिया जाए कि उनको कभी लगे नहीं कि हमारे पास को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है ना। एक फेयर शेयर हो, सबको मिल के चलाने वाला देश जो है भारत, ऐसा बनना चाहिए। इन यूनिट 2 वी शुड लुक एट द वेरियस वेज ऑफ अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज़। हम यूनिट 2 में बात करेंगे कि कैसे सोशल डाइवर्सिटीज़ जो है वो कैसे मतलब मिलजुल के रहता है, वो हम बात करेंगे। आते हैं द लास्ट टॉपिक पे कि पावर शेयर कैसे हो सकता है। हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि गवर्नमेंट जो है अलग अलग ऑर्गन्स को क्या करती है, पावर्स को अलग अलग ऑर्गन्स में पावर क्या करती है, शेयर कर देती है। पहला टॉपिक में हम लोग पढ़े थे। दूसरे में पढ़े थे अलग गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे पावर्स को क्या करती है, डिवाइड करती है। अब तीसरे लेवल पे पढ़ा था कि सोशल ग्रुप्स, गवर्नमेंट जो है अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर को क्या करती है, शेयर करती है। अब चौथा पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज। पावर शेयरिंग जो होता है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी दिखता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में प्रेशर ग्रुप्स होते हैं एंड मूवमेंट्स होता है। मैं बताता हूँ प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि देखो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। अब देखो जो भी पावर में है ना, अब देखो जिसका भी कंट्रोल है या जो भी पावर में है वो पॉलिटिकल पार्टीज हो गया या वो प्रेशर ग्रुप हो गया, उनके पास भी पावर्स होते हैं। कैसे मैं बताता हूँ। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। अब डेमोक्रेसी में देखिए ये लोगों के पास ये मतलब हक है कि वो लोग बहुत सारे लोगों में, मतलब बहुत सारे कंटेंडर्स में, है ना, मतलब बहुत सारे लोगों में जो है पावर वाले लोग को चुने, है ना। मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में उठती हैं तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टीज को जिता रही हैं। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी अगर बात करें, अभी जो डेमोक्रेसी चल रहा है एट प्रेजेंट डेमोक्रेसीज की, कंटेम्प्रेरी मतलब प्रेजेंट, है ना, तो दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। और ये कारण पता है क्या हो गया, ये कंपटीशन का एक दौर हो गया पॉलिटिकल पार्टीज में भी, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग मुद्दा होते हैं। कोई कहता है कि हम गरीबी हटाएंगे, कोई कहता है कि हम देश को हिंदुत्व बनाएंगे, कोई कहता है कि हम कश्मीर 370 हटा देंगे, मतलब हट ही तो गया ही है। कोई कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, है ना, और कोई कहता है कि आ गए तो मुसलमानों को 25% रिजर्वेशन देंगे। तो अलग अलग पार्टीज के अलग अलग मुद्दे हैं। अब कौन कितना सही कह रहा है ये कौन बताएगा कि कौन सही है, तो हम तो नहीं बता
बता सकते कि कौन कितना सही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना वोट क्या कर सकते हैं, वो एक बेहतरीन पार्टी को या एक बेहतरीन, देखो पार्टी कभी भी नहीं देखा जाता, हमारे लेवल पे कौन काम कर रहा है वो देखो। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से है तो मोदी जी सेंटर में है, लेकिन यहाँ का जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है वो काम ही नहीं करता है, मोदी जी के नाम पे वोट ले रहा है, तो हम उस लोकल रिप्रेजेंटेटिव को वोट क्यों देंगे, है ना। तो ये बात हमारे अंदर होनी चाहिए, हम उसको वोट देंगे जो लोकल लेवल पे हमारे लिए काम कर रहा है, जो कि ट्रांसपेरेंसी रखा हुआ है, जो कि हर ग्रुप की इज्जत करता है, हर सोशल क्लास को क्या करता है, इक्वली ट्रीट करता है, तो उस मतलब उस रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग वोट देंगे। इस तरह आगे देखते हैं, सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन आवर हैंड इन वन हैंड, और यही कंपटीशन बताता है कि जो पावर है वो एक हाथों में नहीं रह गया है। कैसे, इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। वही बात अगर बात करें तो बहुत पहले से ऐसा हो रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, जिनकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग आइडियोलॉजीज होता है, मतलब उनका अलग अलग आइडिया, उनकी बातें, एंड सोशल ग्रुप्स, समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शंस। अब देखो ऐसा क्या होता है, कभी कभी ये पावर जो है ना डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है। कैसे, दो मुद्दे होते हैं, जैसे दो पार्टी उठी और जीतने के लिए हमें 156 वोट MLA चाहिए होंगे, तो 156 MLA अगर चाहिए होंगे तो 100 एक किसी अलग पार्टी को मिला होगा और 56 किसी अलग पार्टी को मिला होगा, तो 100 जितने देखिए सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए 156 MLA चाहिए, तो किसी से तो नहीं बन पाएगा ना, तो किसी ना किसी को क्या करना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा, कोएलिएट करना पड़ेगा। और ऐसे ही मतलब दो पार्टीज जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजी थी, अब वो लोग एक हो गए और एक होकर सरकार चला रहे हैं, तो वैसे ही गवर्नमेंट को कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है, गठबंधन की सरकार कहा जाता है। और वैसी गवर्नमेंट कभी भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट के क्या थे, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के मुद्दे अलग अलग थे, लेकिन वो अलग बात है कि अब पावर जो है दोनों ही पार्टीज के लोगों के पास है। ठीक है, समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शंस, इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। अब वही वैसे गवर्नमेंट को कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है और वो लोग पावर को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। अब क्या कह रहा है, इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स। अब देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में क्या होता है, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स है, जैसे कि ट्रेडर्स हो गए, जो बिजनेसमैन होते हैं, है ना, जो मर्चेंट्स होते हैं उनको ट्रेडर्स कहा जाता है, जो कि सामान इधर उधर पहुँचाते हैं, जो बिजनेस करते हैं बिजनेसमैन। इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जो फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब देखिए, अब इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट के पावर्स में, इनको भी पावर होता है, चाहे डायरेक्टली कैसे पावर हो, देखिए कैसे, जैसे कि गवर्नमेंट की अगर कोई कमिटीज बन रही हैं तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर लें, कमिटी का एक मेंबर बन जाए और पार्टिसिपेशन के तौर पे वहाँ पे उनके पास एक पावर आ गई, या ये जो पावर या जो हमारे पास डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है सरकार द्वारा, उस डिसीजन मेकिंग में वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब उनकी बातें बहुत ज़्यादा मानी जा रही है, वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, जो बोलते हैं वो सच हो जाता है, जो भविष्यवाणी करते हैं वो बहुत तरीके से सही होता है। तो उस तरह भी जो है जो बिजनेसमैन है, बड़े लोग हैं, वो एक पावर एंजॉय करते हैं, है ना, जबकि वो सरकार के हिस्सा नहीं है फिर भी। इन यूनिट थर्ड वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। थर्ड यूनिट में हम लोग बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम कर सकती है, प्रेशर ग्रुप क्या होता है एंड सोशल मूवमेंट क्या होता है। देखिए प्रेशर ग्रुप में बता दूं यहाँ पे भी क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं कि जो क्या करते हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। और प्रेशर ग्रुप चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्ता में है वो उसके भी हो सकते हैं, या जो अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टी है उसके भी मेंबर हो सकते हैं। क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कि किसी भी कोई भी अगर बिल लाया गया है, कोई भी एक्ट लाया गया है, तो उसके खिलाफ क्या करते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना, सरकार पे प्रेशर बनाते हैं, और उसी ग्रुप को क्या कहा जाता है, प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। दे कैन बी द मेंबर ऑफ आइदर गवर्नमेंट, आई मीन द गवर्नमेंट विच विच आर enjoying the power, they can be the members of those parties, or the pressure groups members can be of the opposition party, है ना, अपोजिशन पार्टी के भी हो सकते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर एंजॉय करी, जो गवर्नमेंट में है, सरकार बनाई है, उसके भी हो सकते हैं। तो मैं ये बता दूं कि बिजनेसमैन, एक लास्ट टॉपिक जो मैं अभी बताया, बिजनेसमैन कैसे जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट का हिस्सा होने में। जैसे हमारे पास देखिए अंबानी है, अब अंबानी की बात करें
तो अकेले ये अंबानी जो है महाराष्ट्र का 50% टैक्स भरते हैं। महाराष्ट्र का जो भी इनकम है अकेले 50% अंबानी की वजह से है ना। 50% अकेले में अगर टोटल जो हमारे पास टैक्स आता है महाराष्ट्र में, टोटल टैक्स, उसमें से 50% कौन भरता है? अंबानी भरते हैं। और पूरे इंडिया लेवल पे बात किया जाए तो 18% टैक्स अकेले अंबानी का है। तो ये एक बड़े बिजनेसमैन है। तो जो भी हमारे पास जो एक्ट या बिल लेके सरकार आती है, पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी लेके आती है, तो एक ख्याल रखती है कि इनके बिजनेस को क्या ना हो, घाटा ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे, ये हमेशा ख्याल रखा जाता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इनका बिजनेस लॉस में चला जाएगा, और लॉस में चला जाता है तो ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। देश की इकोनॉमी क्या हो जाएगी? नीचे आ सकती है, डाउनफॉल हो सकता है ना। और हो सकता है, देखिए इनका पॉलिटिकल जो, और ये जो बोलेंगे मतलब ऐसा डायरेक्टली तो आके नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसा देखिए बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट गवर्नमेंट में होता है इनका, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, इनके इशारे पे ही सरकार चलती है, मैं बता दूं तो, है ना। अब कैसे ये डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं अगर बात किया जाए तो, जैसे कि अगर कोई रूल रेगुलेशन बन रहा है तो इनसे सुझाव कोई पॉलिटिकल पार्टीज लेता है कि हाँ ये सही है कि नहीं है, उसके ही बेसिस पे जो अपना है फैसला बताते हैं कि सही रहेगा, है ना, हमारे लिए भी थोड़ा बहुत फ़ायदे की बात है, और इस तरह से बातें होती है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहो तो अंबानी का जो पार्टिसिपेशन है वो गवर्नमेंट में है, या वो उनके पास भी पावर है। कल को अंबानी को घाटा होगा तो हो सकता है कि अगर कल को अंबानी जो है इंडिया का सिटीजनशिप ही क्या कर दे, ये मतलब न ले, वो किसी और देश का सिटीजनशिप ले ले, तो इंडिया के लिए मेजर लॉस हो जाएगा, है ना। अब जहाँ रहेंगे वहाँ पे ये टैक्स सारा कुछ भरेंगे, तो इस तरह से मतलब नहीं होना चाहिए। और यही कारण होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं अपोजिशन की, जितने भी मतलब फैसले लिए जाते हैं वो उनके सहमति से लिए जाते हैं, और इसीलिए कहा जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका भी क्या होता है, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन होता है, या वो लोग भी पावर जो है इंजॉय करते हैं। तो ये यही कह रहा था। तो चलिए हम लोगों ने जो है अपना जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़त्म कर लिया है, चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है ना। द चैप्टर इज़ फिनिश्ड एंड विथ अप टू सो फार वी हैव कवर्ड दिस इन अ वेरी गुड वे, द पावर शेयरिंग और द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। एंड तो चलिए आप अपना सब ध्यान रखिएगा, और इस चैप्टर को हमने बहुत बखूबी से जो है पढ़ा है और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश किया, मैंने समझाने की भी कोशिश किया है। और मुझे पता है कि हम लोग का बोर्ड 1 जो होने वाला है एमसीक्यू बेसिस होता है, तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है एमसीक्यू बेसिस पे, क्योंकि ईजी कहने के लिए होता है लेकिन उसको हार्ड बनाना है तो कहीं से भी पूछ सकता है। तो हमें जो है प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है, हम खुद को प्रिपेयर करके रखें कि हम लोग हर एक क्वेश्चन को टैकल करने की हमारे पास जो है हिम्मत होनी चाहिए, या हम लोग पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।